हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल। सो क्लास, हम आज क्लास 12 व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पार्ट 1 कौन सा है, प्रबंध की प्रकृति व महत्व, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि पार्ट 1 में मैंने आपको क्या क्या बताया था, प्रबंध की अर्थ, प्रबंध की परिभाषाएं और प्रबंध की परिभाषा के साथ उसकी विशेषताएं और उद्देश्य और प्रकृति बताई थी। अब उद्देश्य तक हम इसको पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रबंध की क्या क्या महत्व के बारे में, स्तर के बारे में और संवयन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बचे हुए हमारे मेनली बेसिकली 4 टॉपिक हैं। इन 4 टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट इस पार्ट 2 को देख रहे हैं और उन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले जाइए पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि वो इससे इंटरलिंक करती है। अगर पार्ट 1 समझ जाएंगे तो पार्ट 2 अपने आप बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। ओके, और साथ ही साथ कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपको मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 कैसा लगा, एज कंपेरिजन टू सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर हिंदी मीडियम की क्लासेस में उतना ही मज़ा आ रहा है जितना आप लोगों को इंग्लिश मीडियम की क्लासेस में मज़ा आता है, या फिर किसी तरीके का आइडिया और सजेशन देना हो तो उसके लिए भी कमेंट करके सजेस्ट करना ना भूलें। अब शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। प्रबंध के महत्व, कि प्रबंध के कौन कौन से महत्व होते हैं, तो जानते हैं बच्चों प्रबंध के क्या क्या महत्व हैं हमारे। तो स्टूडेंट्स, प्रबंध के महत्व जानने से पहले एक बार मैं आपको प्रबंध का मतलब फिर से बता देती हूँ। तो प्रबंध का मतलब क्या होता है, प्रबंध का मीनिंग होता है चीजों को अरेंज करना, चीजों को इकट्ठा करना, यानी कि जिस भी काम को आप करने जा रहे हैं तो पहले उसको तैयार करना, उसकी एक सूची तैयार करना, उसकी एक लिस्ट बनाना कि आपको कौन सा काम पहले करना है, फिर उसके बाद कौन सा काम करना है, देन उसके बाद कौन सा काम करना है। तो प्रबंध का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट करना, सभी चीजों का अरेंजमेंट करना। तो इसी के बिहाफ पे अब हम जानते हैं प्रबंध के महत्व क्या क्या होते हैं, यानी कि प्रबंध करने से क्या क्या फायदा हमें मिलता है। तो कौन से प्रबंध होते हैं, बेसिकली 5 प्रबंध के 5 महत्व बता रही हूँ मैं आपको। ये 5 ही आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इनफ है। इतने 5 के 5 आज आप महत्व अगर पेपर में अपने लिख के आएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटेड। ओके, सो जानते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 इज प्रबंध एक सामूहिक क्रिया को पूर्ण करता है। सामूहिक क्रिया का मतलब एक ग्रुप एक्टिविटी, जिसमें सभी लोग 10 15 20 जितने भी लोग एक संगठन के अंदर होंगे, वो सभी मिलकर एक सामूहिक क्रिया को पूरा करेंगे। यानी कि जैसे कि आप एक फैक्ट्री में वर्क करते हैं जहाँ पे पंखे बनाए जाते हैं, तो वहां पे 10 से 15 लोग होंगे उस फैक्ट्री के अंदर, जिसमें कोई तार को जोड़ेगा, कोई फैंस की पंखड़ियों को बनाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, अदर अदर हैंड पे अपना अपना वर्क करेंगे। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि वहां पे मैनेजमेंट प्रबंध क्या होगा, वहाँ कि एक सामूहिक क्रिया को पूर्ण कराने में हेल्प करता है। वहां प्रबंध क्या करेगा, उन सबको काम करने में मदद कराएगा कि किस तरीके से कौन सा काम किसको करना है। ठीक है, महत्व नंबर 1 समझ में आ गया। अब बात करते हैं महत्व 2 की। प्रबंध क्षमता में वृद्धि कराता है, यानी कि जितनी भी जिसकी भी जो भी क्षमता है, जितनी भी आपके पास कैपेसिटी है, जिस भी चीज में आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अगर मैनेजमेंट से काम होगा, प्रबंध से काम होगा, तो उस काम को आप लोग और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है प्रबंध क्षमता में वृद्धि कराता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, प्रबंध एक गतिशील संगठन का निर्माण करता है। गतिशील संगठन का निर्माण का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि जितना अच्छा प्रबंध होगा उतने ही तेजी के साथ लोग काम करेंगे, उतने ही जल्दी सब अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। ओके, फिर क्या है, प्रबंध एक व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति भी देता है, यानी कि प्राप्ति भी देता है। हाँ, यानी कि क्या होता है कि अगर आप प्रबंध से, मैनेजमेंट से सारा काम करेंगे, तो आपके संगठन के साथ साथ आपके खुद के व्यक्तिगत उद्देश्य भी पूर्ण हो पाएंगे। व्यक्तिगत उद्देश्य मतलब आपके पर्सनल गोल, आपके पर्सनल जो एम है वो भी पूरे हो पाएंगे। क्योंकि पर्सनल एम कैसे, अगर आप अच्छे से सबके साथ मिलजुल के काम करेंगे तो आपका मैनेजर बहुत खुश हो जाएगा आपसे। आपका मैनेजर अगर आपसे बहुत खुश हो जाएगा, तो खुश होने के बाद क्या करेगा, आपका प्रमोशन कर सकता है, आपकी सैलरी बढ़ा सकता है, आपको टूर पे भी भेज सकता है कि जाइए ऋषिकेश हरिद्वार घूम के आइए, और पता नहीं कहाँ कहाँ भेज सकता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि प्रबंध एक व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति भी देता है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रबंध, ये जहां जहां मैंने ये कॉमा लगाया है वहां वहां ये प्रबंध ही लिखा गया है, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना। प्रबंध बहुउद्देशीय संगठनों को प्राप्त करता है। बहुउद्देशीय संगठन को प्राप्त करना मतलब बहुउद्देशीय, यानी कि एक से ज्यादा जितने भी हमारे उद्देश्य हैं, एक से ज्यादा उद्देश्य को भी पूरा करता है एक संगठन के अंदर।
तो इसीलिए ये सब क्या है, हमारे 5 महत्व हैं प्रबंध के। कौन कौन सा? सामूहिक क्रिया देता है, प्रबंध क्षमता बढ़ाता है, हमारी गतिशील संगठन बनाता है, संगठन को गतिशील बनाता है, और व्यक्तिगत उद्देश्य को पूरा कराता है, साथ के साथ बहुउद्देश्य को भी पूरा कराता है, यानी कि एक से ज्यादा उद्देश्य को पूरा कराता है। ये थे हमारे प्रबंध के महत्व। अब हम बात करेंगे अपने हैशटैग टॉपिक नंबर 2 की, जिसमें क्या है, प्रबंध के स्तर हैं। कितने तरीके के स्तर होते हैं? स्तर मतलब क्या होता है? लेवल हमारे। कौन कौन से लेवल्स, कौन कौन से स्तर होते हैं प्रबंध के अंदर, अब इनको जानते हैं। बेसिकली 3 तरीके के प्रबंध के स्तर होते हैं। अब जानते हैं कौन कौन से। सो स्टूडेंट्स, प्रबंध के स्तर यानी कि प्रबंध की मैनेजमेंट के लेवल्स, जैसे आप लोग गेम में लेवल्स के क्रॉस करते हैं ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसी तरीके से हमारे प्रबंध के अंदर भी लेवल्स होते हैं। इसमें भी बेसिकली कितने तरीके के लेवल्स होते हैं? 3 तरीके के लेवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 लेवल्स में हमारा सबसे पहला होता है उच्च स्तरीय प्रबंध, फिर उसके बाद होता है मध्य स्तरीय प्रबंध, और फिर होता है पर्यवेक्षीय व निम्न स्तरीय प्रबंध। यानी कि जैसे आप खेलते हैं लेवल 1 क्रॉस कर दिया, इजी होता है, फिर लेवल 2 क्रॉस करते हैं, वो भी इजी होता है, फिर लेवल 3 क्रॉस करते हैं, इसी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा प्रबंध है, इसमें भी 3 तरीके के लेवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा उच्च स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध को हम क्या बोलते हैं? टॉप मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आ जाते हैं? हमारे उच्च स्तरीय प्रबंध में हमारे आ जाते हैं चेयर पर्सन आ जाएंगे। कौन कौन आएगा? चेयर पर्सन एंड मैनेजर, डायरेक्टर, मैनेजर एंड डायरेक्टर्स। ठीक है, अगर मैं इसमें इंग्लिश में लिख रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो तो बता दीजिएगा, अगर प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा, उसको चेंज कर देंगे। चेयर पर्सन आ जाते हैं हमारे, मैनेजर और डायरेक्टर आ जाते हैं, यानी कि टॉप लेवल के सारे मैनेजमेंट आ जाते हैं यहाँ पे, टॉप लेवल्स के सारे मैनेजर आ जाते हैं हमारे उस उच्च स्तरीय प्रबंध में, जो क्या करते हैं? महत्वपूर्ण आवश्यक, किसको लेते हैं? आवश्यक डिसीजंस को यहाँ लेते हैं। जैसे कि कंपनी का ऑनर यानी खुद कंपनी का मालिक इसमें कंसिडर किए जाएंगे, और जो उनके नीचे के थोड़े बहुत मैनेजर होंगे वो सब हमारे उच्च स्तरीय प्रबंध में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, ठीक है, वो सभी क्या लेते हैं? सीरियस डिस्कशंस, डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, टॉप डिसीजंस को लेते हैं। फिर है हमारा मध्य स्तरीय प्रबंध। मध्य स्तरीय प्रबंध में कौन आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट आते हैं, मैनेजर्स आते हैं। इसमें कौन कौन से मैनेजर्स होते हैं? इसमें होता है सेल्स के मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर, और परचेज मैनेजर, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे 2 तरीके के मैनेजर्स इसमें आते हैं, 2, यानी कि जो अपनी अपनी फील्ड का डिसीजन लेते हैं। सेल्स वाले सेल्स का डिसीजन लेंगे, परचेज वाले परचेज का लेंगे, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमारा उच्च स्तरीय यानी कि टॉप मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय यानी कि मिडिल मैनेजमेंट, फिर है पर्यवेक्षीय या निम्न स्तरीय मैनेजमेंट प्रबंध, जिसको क्या बोलते हैं? इसमें आ जाता है लोअर लेवल के मैनेजर्स हो जाते हैं। कौन से लेवल के? लोअर लेवल मैनेजर्स। ये इसमें कौन कौन से मैनेजर आते हैं? इसमें आपके सुपरवाइजर आते हैं, सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स कौन होते हैं? जो लेबर्स पे कमांड रखते हैं, वर्कर्स पे कमांड रखते हैं। ठीक है, लेबर्स, श्रम और कर्मचारियों के ऊपर नजर रखते हैं, वो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी कि निम्न स्तरीय मैनेजमेंट में आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक बार फिर से बताती हूँ मैं आप लोगों को, क्या कि जैसे आपके गेम के अंदर आप लोग खेलते हैं ना, क्या क्या कौन कौन से गेम खेलते हैं, फ्री फायर, ये वो, पता नहीं कौन कौन से गेम ना जाने आप लोग खेलते हैं, जैसे उसमें भी लेवल्स होते हैं, ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट में यानी कि प्रबंध में भी लेवल्स होते हैं। इसमें 3 लेवल्स होते हैं। इस गेम को खेलने के लिए सिर्फ 3 ही लेवल का यूज किया जाता है। कौन कौन से 3 लेवल है? वो उच्च स्तरीय प्रबंध, ठीक है, जिसको हम टॉप मैनेजमेंट भी बोलते हैं, जिसमें हमारे कंपनी का ऑनर आ जाते हैं, डायरेक्टर आ जाते हैं, चेयरपर्सन आ जाते हैं। ठीक है, जो सभी सीरियस डिसीजंस को लेते हैं, यानी कि ये सबसे हार्ड वाला होता है आपका लेवल। ठीक है, जिसमें सारी सीरियस कंडीशन, जैसे आप लोगों के में तो पहले इजी आता है, फिर और हार्ड आता है, फिर और हार्ड आता है, पर इसमें सबसे पहले हार्ड आता है, फिर उसके बाद थोड़ा इजी आएगा, फिर सबसे इजी आएगा, इस तरीके से थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है टॉप मैनेजमेंट यानी कि उच्च स्तरीय, फिर है मध्य स्तरीय यानी कि मिडिल मैनेजमेंट, जिसमें बीच के मैनेजर आएंगे, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, जो अपनी फील्ड के ही क्या करेंगे? अपनी फील्ड का ही गेम खेलेंगे। ठीक है, जो बॉलिंग कर सकता है वो बॉलिंग करेगा, और जो बैटिंग कर सकता है वो बैटिंग करेगा, इस तरीके से। फिर क्या है? पर पर्यवेक्षीय व निम्न स्तरीय प्रबंध। पर्यवेक्षीय का मतलब क्या होता है? जो अपने स्तर के होते हैं, जो छोटे यानी कि मजदूरों पे, कर्मचारियों पे नजर रखते हैं, उनसे काम कराती है। सुपरवाइजर्स इसमें होते हैं। ठीक है, होप करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को प्रबंध के स्तर बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद जानेंगे हम कि क्या होता है इसमें। अब हम जानेंगे प्रबंध के
कार्य, और इसमें फॉरमैन्स भी आते हैं। फॉरमैन जानते हो ना, जो फैक्ट्री और फैक्ट्रीज में अपने पूरे स्टॉक को मैनेज करके चलते हैं, फॉरमैन्स भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम जानेंगे प्रबंध के कार्य की, प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं। ये प्रबंध के कार्य वाला जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे प्रबंध के कार्य के बारे में। तो कार्य के बारे में जानने से पहले इस टॉपिक की विशेषता जान लेते हैं, क्या है, क्या इसकी खासियत खासियत क्या है, और ये आपको कहाँ बेनिफिट देने वाली है। ठीक है, बेनिफिट पता होगा, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे, ध्यान लगा के सुनेंगे। प्रबंध के कार्य, एक तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, लघु में भी पूछेंगे, दीर्घ में भी पूछेंगे, और अति लघु में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और बहुविकल्प में भी दे सकते हैं, इस तरीके से कि प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं, सही को चुन के निशान लगाइए। इस तरीके से किसी भी वे इसमें पूछ सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा होगा आप लोगों का, पूरे डिटेल में पढ़े रहेंगे आप लोग, तो जवाब भी बहुत अच्छे से दे के आएंगे। अगर पढ़ा ही नहीं होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे सब चीजें होंगी, तो आता हुआ भी गलत कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, सीधा क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो प्रबंध के कार्य जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्रबंध की बेसिकली क्या, सीधे के सीधे 5 ही कार्य होते हैं प्रबंध के, यानी कि हमारे मैनेजमेंट के 5 क्या होते हैं, काम होते हैं। कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है नियोजन। ठीक है, फिर होता है संगठन, फिर होता है नियुक्तिकरण, फिर होता है निर्देशन, देन नियंत्रण। नियंत्रण विजिबल हो रहा है। ठीक है, ये 5 काम होते हैं। तो नियोजन का मतलब क्या होता है, योजना बनाना। किसी भी काम को करने से पहले आपको योजना बनानी कि उस काम को आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके थ्रू करना है, इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद संगठन। जब आप वो योजना बना लेते हैं, तो आपको कैसे, कब और कहाँ करना है, किससे करना है, उन सब चीजों को लाके यहाँ इकट्ठा कर देते हैं कि हाँ आप आपका काम इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर क्या है, नियुक्तिकरण। जब आप नियोजन और संगठन दोनों कर लेते हैं, कैसे करना है ये सोच लिया, किससे करना है ये ले आए। ठीक है, नियुक्तिकरण, अब किससे करवाना है, किन किन लोगों को आप चुनेंगे जिनको जो वो काम कर सकेंगे, तो वो आते हैं हमारे नियुक्तिकरण में। ठीक है, फिर इसके बाद है निर्देशन, कि ये तीनों स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण। इसके बाद निर्देशन। निर्देशन में जिन लोगों को आपने नियुक्त किया है, चुना है अपने उस काम को कराने के लिए, अब उनको आपको बताना है कि काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कैसे होगा, क्या गलत है, क्या सही है। ठीक है, फिर जब आप उनको निर्देश भी दे देंगे, ये चारों नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण और निर्देशन सब हो जाएगा, तब आप नियंत्रण करेंगे कि जो काम की आपने प्लानिंग की थी, इकट्ठा किया था, लोगों को रखा था, उनको बताया था कैसे काम करना है, अब उनके ऊपर आपको नज़र रखनी है, कंट्रोल रखना है कि वो काम क्या उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से उनको करना था, कुछ सही या कुछ गलत हो रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें सही करना है, और कुछ सही हो रहा है तो देखना है कि किस तरीके से आपको वो काम करना है। तो प्रबंध का कार्य कौन करता है, प्रबंध का कार्य एक प्रबंधक करता है। प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजर करता है। मैनेजमेंट के कौन से 5 काम होते हैं, ये 5 काम होते हैं, 5 कार्य होते हैं। नियोजन मतलब प्लानिंग बनाना। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगी। नियोजन मतलब प्लानिंग। अब ये देख के मत, आप लोग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, अगर इंग्लिश देख लेंगे तो चिढ़ जाएंगे तुरंत से, ऐसे सोचेंगे अच्छा मैम तो इंग्लिश में बता रही है, क्या ही फायदा है, फिर रहने दो। तो ऐसे नहीं, रिलेट करके चीज को सीखना समझो, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि अगर आप हिंदी मीडियम के तो बिल्कुल हिंदी में ही पढ़ते हैं, हिंदी में ही सोचते हैं, हिंदी में ही सांस लेते हैं और हिंदी में ही खाते हैं। नहीं, ये सब से, इन सभी वर्ड से आप अवेयर ही रहते हैं और आपको पता ही होता है। इनसे लिंक करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। बस खाली अगर सोचेंगे इंग्लिश देखते ही कहेंगे अच्छा मैम ने इंग्लिश में बता दिया, अपने ही देखेंगे आगे से, तो नहीं, इंग्लिश और हिंदी को मिला के पढ़ोगे बेटा, तभी आगे जा पाओगे। ठीक है, मैंने भी अपनी पढ़ाई यूपी बोर्ड से ही की है, हिंदी मीडियम से ही की है, उसके बाद इंग्लिश में आगे कंटिन्यू की अपनी स्टडीज को, तो इतना डरने घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग। फिर संगठन, संगठन का मतलब क्या होता है आपका, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखती हूँ, ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग क्या, नियुक्तिकरण का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। फिर सिलेक्शन के बाद है निर्देश, यानी कि डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बाद क्या आएगा आपका, कंट्रोलिंग। ठीक है, यही है इसका मतलब, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये 5 का नाम इंग्लिश में दे दिया मैंने अब आपको। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। आपको आपकी मम्मी ने कहा बाजार जाइए और जाके मूली, आलू, गाजर ये सब खरीद के लेके आइए। ठीक है, और फिर उधर से टेलर से कपड़े लेके आने हैं, धोबी से कपड़े लेके आने हैं, और फिर घर आते समय कुछ राशन का और सामान भी लेके आना है। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे,
नियोजन करेंगे यानी कि प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे, पहले गाजर वाले के पास पहले सब्जी लेने जाना है, या पहले धोबी के पास जाना है, या फिर पहले राशन वाले के पास जाना है। इस तरीके से क्या करेंगे, आप अपने काम की योजना अपने दिमाग में बना लेंगे, क्योंकि रास्ते के अकॉर्डिंग आप सोचेंगे ना कि क्या चीज़ पास पड़ेगी और क्या चीज़ दूर पड़ेगी। तो पहले प्लानिंग करेंगे यानी कि नियोजन करेंगे कि हाँ, किस तरीके से हमें अपने काम को करना है। नियोजन ठीक लिखा है मैंने। फिर इसके बाद प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग। अब आप मम्मी से पैसे लेंगे, सामान लेंगे, थैला बस्ता जो भी चाहिए आपको वो लेंगे, और फिर वहां जाने लगेंगे, यानी कि संगठन कर लेंगे, चीजों को इकट्ठा कर लेंगे, किस तरीके से आपको काम करना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपनी नियुक्ति कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे कि कौन कौन सी दुकान से जाके आपको कौन कौन सा सामान लेना है। फिर सामान लेने के बाद आप उसे देखेंगे कि कुछ रह तो नहीं गया, अगर रह गया है तो क्या रह गया, लेके आना है तो लेके आएंगे। फिर जब ले आएंगे तो कंट्रोलिंग करेंगे, यानी कि सब चीज़ों को एक बार लास्ट में घर आते आते एक बार याद कर लेंगे, पर्चा निकाल के, अगर लिस्ट बनाई होगी आपने कि अच्छा मम्मी ने आलू गाजर मूली धोबी ये सब काम दिया था, तो ये सब हमने कर लिया है, और फिर आप अपने घर वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से एक छोटा एग्जाम्पल था, ठीक है। ऐसे ही आपके स्कूल में भी एनुअल फंक्शन होते हैं, तो सब तरीके से प्लानिंग की जाती है, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि एनुअल फंक्शन होता है तो प्लान करते हैं कि कितने शोज होंगे, कौन कितने तरीके के डांस म्यूजिक सिंगिंग कौन कौन सी परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी। फिर उन बच्चों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं कि कौन कौन बच्चा किस किस उसमें पार्टिसिपेट करेगा। फिर जब पार्टिसिपेशन के लिए बच्चे नाम दे देते हैं तो उनमें से फाइनल सिलेक्शन करते हैं हम कि कौन कौन सा बच्चा एकदम परफेक्ट गा नाच लेता है, तो उसको उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उनको डायरेक्ट किया जाता है, डायरेक्टिंग में कि उनको बताया जाता है कि किस तरीके से डांस करना है, किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करना है। फिर कंट्रोलिंग, जब वो सब हो जाता है तो देखते हैं कि क्या वो चीज़ उसी तरीके से वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अब मैंने आपको दो करंट बिल्कुल प्रेजेंट एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है। मार्केट से सामान लेने भी आप लोग जाते हैं, और स्कूल में भी आपके एनुअल फंक्शन होता ही है। तो दोनों प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको प्रबंध के कार्य बता दिए। इसके बाद भी याद नहीं हो जाए तो यानी कि कंसंट्रेशन कमी है, आपको फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान से पढ़िए और समझिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अभी बता दिया है मैंने। तो ये थे हमारे प्रबंध के कार्य। अब इसके बाद हम जानेंगे संव्यन। संव्यन क्या होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संव्यन के बारे में। सो स्टूडेंट, समन्वय। समन्वय क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है तालमेल बिठा के रखना, तालमेल करना, लोगों के अंदर अच्छी तालमेल होना। समन्वय का मतलब क्या? तालमेल होना, कोऑर्डिनेशन होना। तालमेल का मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए, ये है चीकू, ठीक है, ये है चीकू और ये है मीकू। अब ये दोनों चीकू और मीकू हैं, ठीक है। ये थोड़ा गुस्से वाला है, थोड़ा प्यारा है, ठीक है। इन दोनों की मम्मी ने इन दोनों की मम्मी ने इनकी दोनों की एक ही मम्मी है। इनकी मम्मी ने इनको कहा है आपको कुछ गिफ्ट बॉक्स को पैक करना है, ठीक है। पर अगर ये दोनों लड़ाई ज्यादा करते होंगे और इनके बीच में कोई तालमेल होगी नहीं कि ला भाई तू मुझे गिफ्ट पैक रैपिंग पेपर दे, मैं ऐसे रैप करता हूँ और तू इन पे नेम लिख। तो अगर इन दोनों के बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं हुए, क्या नाम बताया, चीकू और मीकू, ये चीकू मीकू अच्छे भाई ना होके लड़ाकू एक दूसरे के दुश्मन होंगे, मम्मी इसने मुझे मारा और मम्मी उसने मुझे मारा कर रहे होंगे, तो क्या इस काम को ये दोनों अच्छे से कर पाएंगे, गिफ्ट पैक कर पाएंगे, या फिर लड़ लड़ के ही सारा टाइम खराब कर देंगे? तो अगर इन दोनों के बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी तो ये इस काम को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। पर अगर ये एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे तो क्या ये इस काम को अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बल्कि पैक करने की जगह उसे फाड़ फूड़ के फेंक और देंगे, है ना। इसीलिए कहा गया है कि संवियन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। अगर दो लोगों के बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन है, इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ये इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर नहीं है तो क्या ये अच्छे से कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे। तो यही सेम आपके बिजनेस में कहा गया है कि हमें अपने एक बिजनेसमैन को, एक मैनेजर को अपने सभी एम्प्लॉयज के बीच में संवन यानी कि कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बना के चलना चाहिए। अगर तालमेल जो सबके बीच में अच्छा होगा, जितने भी एम्प्लॉयज और वर्कर वहाँ हैं, तो वो उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर तालमेल उनके अंदर अच्छा नहीं होगा तो कोई भी उनसे अच्छे से काम करा ही नहीं सकता, फिर वो एक दूसरे से लड़ लड़ के ही परेशान हो जाएंगे, ना ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगी और ना ही कोई टारगेट आप लोग अच्छे से अचीव कर पाएंगे। अब जानते हैं संवियन की क्या परिभाषा और विशेषताएं होती हैं। संवियन समझ में आ गया क्या होता है? नहीं आएगा तो वापस फॉरवर्ड करके बैकवर्ड करके देखिएगा।
सो स्टूडेंट्स, ये है संयम की परिभाषा, जिसमें क्या कहा गया है, संयम एक कार्यदल में संतुलन बनाना तथा उसे एकजुट बनाए रखने की प्रक्रिया है। तो यानी कि संयम क्या है, एक कार्यदल, कार्यदल जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होके काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर ये क्या करता है, संतुलन बनाना, यानी कि संतुलन, उनके बीच में बैलेंस बना के चलता है और उनको एकजुट, उसे एकजुट बनाए रखने की प्रक्रिया, यानी कि किस तरीके से एकजुट सब लोगों को इकट्ठा करके उनसे काम कराना है, ये हमें संविन सिखाता है। संविन क्या बताता है, लोगों को के अंदर कोऑर्डिनेशन, संतुलन बनाए रखना सिखाता है। ठीक है, अब विशेषताएं क्या क्या है इसकी। संयम की विशेषता नंबर 1 क्या है, संयम सामूहिक क्रियाओं कार्यों में एकात्मकता लाता है। एकात्मकता लाता है मतलब कि सभी लोग मिलके एक साथ काम करते हैं, इसलिए एकात्मकता लाता है ये। कार्यवाही में एकता लाता है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे होते हैं वहां पे सब लोग एक साथ मिलके काम करते हैं, ये इसकी विशेषता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संयम शुरू से लेकर आखिर तक चलेगी, जहाँ से आपका प्रबंध शुरू होगा और जब तक खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये प्रॉपर एक साथ ही चलता है, निरंतर चलने वाला क्या है, प्रक्रिया है। यह सर्वव्यापी है। संयम कहीं भी करें आप, चाहे दिल्ली, बंगाल, पाकिस्तान, हैदराबाद, मुरादाबाद, जहाँ भी करें, सब जगह क्या होगा, संयम एक ही तरीके से चलता है। तो ये आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। हमने प्रबंध की प्रकृति व महत्व का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है बच्चों। इसी के साथ हमारी क्लास आज यहाँ खत्म होती है। आप पूरा पार्ट 1 इसमें पढ़ चुके हैं। अगर आपको मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए पूरे चैप्टर को। अगर आपने मेरी इन 2 वीडियो को बहुत प्यार दिया तो आई विल प्रॉमिस टू यू कि अगले 1 हफ्ते में मैं आप लोगों को पूरा बुक एक साथ देने वाली हूँ। अगर आप मुझे मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पूरे बीएसटी में फुल मार्क्स मिलेंगे फिर। ओके, गारंटेड। टेक केयर क्लास, बाय बाय, थैंक यू।